इंडिया न्यूज में आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। बंगाल की बात जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर लड़ाई अभी से तेज है। बंगाल में बीजेपी ने 200 सीटों का लक्ष्य रखा है और इसको लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं को बंगाल का दौरा करने और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रणनीति तैयार करने को कहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अपने बयान में दिलीप घोष ने क्या कहा है। और दिलीप घोष ने कहा, जो बातें दिलीप घोष ने कही वो कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव खत्म होने तक हर महीने अलग अलग राज्य के दौरे पर आएंगे और तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना हालांकि बाकी है। उनके नियमित दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा, जो कि आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को मजबूत आधार देगा। इससे पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहा था कि बंगाल में हम गुजरात मॉडल की तरह विकास करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इस राज्य के विकास के लिए गुजरात का मॉडल अपनाया जाएगा, जिसे अब तक बीजेपी खास तौर पर विकास का एक पैमाना मानती है। बीजेपी के गुजरात मॉडल पर टीएमसी ने भी पलटवार किया और टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि गुजरात दंगे और मुठभेड़ों के लिए जाना जाता है और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का जिस तरह का राज्य है वो वैसा ही रहे, जैसा बीजेपी चाहती है उस तरीके का वो कतई ना हो। तो वार पलटवार शुरू हो गए हैं और रणनीतियां बनाई जानी शुरू हो गई हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि कैसे बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना नाम लिए बंगाल की ममता सरकार पर हमला साधा था। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बयान सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन कई सवाल हैं जो कि देश का सवाल का हिस्सा बनते हैं। और बीजेपी की इस प्रतिज्ञा जिसमें उसने कहा है कि वो 200 के पार जाने की पूरी तैयारी करेगी, उससे खड़े होते हैं कि क्या बंगाल अब बीजेपी की जिद बन गया है? क्या अभी से आक्रामक होकर बंगाल चुनाव में बढ़त बनाएगी बीजेपी? पहला सवाल हम बताते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर है कि क्या बंगाल अब बीजेपी की जिद बन गया है? क्या बीजेपी ने ठान लिया है कि अब बंगाल जीतना है? क्या अभी से आक्रामक होकर बंगाल चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में है बीजेपी? और क्या गुजरात मॉडल से जीतेंगे पश्चिम बंगाल? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा में बीजेपी की इस सोच, बीजेपी की इस आने वाली रणनीति पर। और ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ, सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और लेफ्ट के बारे में खुलकर बात रखते हैं। हमारे साथ दीपक झा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कांग्रेस के को लेकर अपनी बात बेलाग तरीके से सामने रखेंगे। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की सोच, बीजेपी की रणनीति पर अपनी बात साफ करेंगी। और बदलदेव नाथ साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि टीएमसी सपोर्टर हैं और टीएमसी का क्या इन चुनावों को लेकर जो अगले अप्रैल और मई में हो सकते हैं उनको लेकर टीएमसी का क्या आकलन है, क्या सोच है। मैं चाहूंगा कि मेरे तमाम मेहमान जो खास हैं अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन अपनी जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं, मेरे दर्शकों को भी समझाएं और मेरा भी ज्ञानवर्धन करें कि बीजेपी की सोच के पीछे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक विनम्र निवेदन, भाषा और शब्दों की मर्यादा जरूर बनाए रखें। सबसे पहले मैं 2-2 मिनट अपने हर मेहमान को देना चाहूंगा जिससे हमारे दर्शक सुने और जाने कि उनका विचार क्या है। प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त। आपको शुभकामनाएं कि आपने 200 का टारगेट अपने लिए सेट किया है। लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव और जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो सत्ता में आने के लिए इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कैसे करेंगे ये? केवल नारों से?
से अपनी ये जो 200 का टारगेट है उसको पूरा करेंगे। देखिए, बात फिलहाल यहाँ टारगेट और नॉट टारगेट की नहीं, बात यह है कि आपका क्वेश्चन यह था कि क्या बंगाल बीजेपी के लिए जिद बन गया है। देखिए, बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सोच और जिद का कारण ये है कि आज यहाँ पर अभिव्यक्ता की आजादी नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम है, खून का माहौल है। वहां किसी के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी। ये जिम्मा भाजपा ने लिया है। भाजपा ने मान लिया है कि अब अगर सही तरीके से एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो वो हमें बंगाल के लिए अब करना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ रक्त की राजनीति जो है वह राजनीति नहीं होती। डेवलपमेंट के सही मायने क्या है? डेवलपमेंट हमने बिहार में दिखाया है, डेवलपमेंट हमने गुजरात में दिखाया है, इसलिए हमारे पास मॉडल है डेवलप्ड स्टेट और वेलफेयर स्टेट के, जो कि अब हम बंगाल में भी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि क्यों आप नौकरियों से वंचित रहें, क्यों रोजगार लोगों के पास नहीं हो, क्यों गरीबों का कल्याण नहीं हो, क्यों उद्योग नहीं आए। तो ये सारी चीज और डेवलपमेंट लेकर के हम बंगाल की उस जनता के पास जाएंगे जो ऑलरेडी टीएमसी के इस राज में बहुत दुखी है, खून के आंसू रो रही है। खून के आंसू रो रही है। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत दुखी है इस वक्त जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और प्रियंका टिब्रेवाल कह रही थी, आपके पॉइंट थे कि रक्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह की रक्त की राजनीति हो रही है उस रक्त की राजनीति को बदलने के लिए आप आए हैं। आपने बिहार के विकास मॉडल की बात की, आपने गुजरात के मॉडल की एक बार फिर बात की, दिलीप घोष साहब के बाद आपके पॉइंट नोट कर लिए गए। और अब मैं 2 मिनट देना चाहता हूं। सुनीत चोपड़ा जी हमारे साथ लेफ्ट को लेकर अपनी तमाम बातें सामने रखेंगे, लेकिन सवाल मेरा सुनीत चोपड़ा साहब आपसे भी, और आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब, कि क्या बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है बंगाल को जीतने का, बीजेपी ने बंगाल के लिए जो अपनी रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है, क्या बीजेपी इसे नारे से जीतेगी या बीजेपी बंगाल में भी कुछ करके दिखा पाएगी? 2 मिनट आपके। अब मेरा तो ये कहना है कि बीजेपी का कोई भी नारा आज तक लागू नहीं हुआ ढंग से। अभी अभी प्रधानमंत्री अमेरिका में कह गए थे अब की बार ट्रंप सरकार, और ऐसा अमेरिका को दंगल बना दिया है जैसे पहले कभी नहीं था। दूसरी चीज है, 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने प्रॉमिस की थी, लेकिन कहां आई? इन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाके 15-15 लाख हम लोग ले आएंगे। तो मेरा ये कहना है, जुमले तो बहुत होंगे, लेकिन इनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। इनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं इलेक्शन जीतने के। एक है टुकड़े टुकड़े गैंग। बिहार में ओवैसी तक को ले आए ये लोग। अपने ही गठबंधन में से इन्होंने चिराग पासवान को बाहर करके अपने ही आदमी की वोट कटवाई। तो एक रास्ता ये है। तो हम देख सकते हैं कि शायद इनकी पार्टी में ही कुछ ऐसे तोड़ फोड़ होगी। तीसरा रास्ता जो इनके पास है वो इनके अफसर हैं, जो कि काउंटिंग में, मशीनों में और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करेंगे, और अंत में इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है वो पैसा बहाएंगे। जी सुनीत जी, पॉइंट नोटेड आपका। आपके तमाम पॉइंट्स आपने रखे। गुजरात मॉडल की बात होगी। सुनीत जी 2 मिनट आपके हो गए, सबको 2-2 मिनट दूंगा। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम ओपन टू ऑल डिस्कशन में आए, उससे पहले मेरे दर्शक सबको सुन ले। आपके पॉइंट मैंने सुन लिए। आपने कहा कि इन्होंने, इनके पास 2 रास्ते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग लाना, यानी ओवैसी को आपने सामने रखने की बात कही, चिराग को अलग करके, जिसको खुद बीजेपी ने वोट कटवा कहा, उसको अलग करके वोट अपने ही साथी के कटवाए, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, काला धन वापस लाने की तमाम बातें आपने रखी। दीपक झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बीच वंदना पांडे जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बदलदेव नाथ जी भी हमारे साथ टीएमसी सपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक झा, बीजेपी तैयार है, बीजेपी एग्रेसिव है, 200 सीटों का टारगेट सेट कर लिया है बीजेपी ने। उस बीजेपी ने सेट किया है जिसके पास फिलहाल विधानसभा में 16 सीटें हैं। कैसे करेगी बीजेपी? जी, राजीव शर्मा जी
अखिल भारतीय गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्माचार्य, उन्होंने कहा था कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। तो भाजपा का जो पाखंड है वो आज आपकी लाइन से उजागर हो गया है कि जब लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति एन केन प्रकारेण रक्त रंजित राजनीति करना, वो भाजपा का चरित्र है। जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के कह रही हैं, ज्ञान दे रही हैं देश को कि हम राम राज लाएंगे, सुशासन लाएंगे, और देखिए इनके मुंह में दही जम जाती है जब उत्तर प्रदेश में बालिकाओं का बलात्कार होता है, उत्तर प्रदेश में रेप का हर दिन केसेस बढ़ रहे होते हैं, उत्तर प्रदेश में हर दिन एसिड अटैक हो रहे होते हैं, उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उन बालिकाओं का, तो इनको वहां पे रामराज नहीं दिखाई देता, उनको वहां पे राक्षस राज नहीं दिखाई देता, इनको वहां पे अधम नहीं दिखाई देता, इनको बंगाल में दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। तो आप ये समझ रहे ना, रावण की मानसिकता भी यही थी कि पूरी दुनिया में उसका राज हो, तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में राज करने की जो प्रवृत्ति है, पूरे हिंदुस्तान में मानसिकता इनकी है भाजपा की कि हमें राज चाहिए। राज में विकास कहां आएगा, कहां होगा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। स्मार्ट सिटी मोदी जी के 100 दिन वाले कहां गए, स्मार्ट विलेज कहां गए, कोई ऐसा दिखा दीजिए आप विलेज। तो आज जनता उस विकास के लिए तरस रही है कि कहां गया हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देश जानना चाहता है कि मोदी जी फारसी क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। जब देश में विकास की गंगा बह रही है तो आपको एग्रेसिव राजनीति क्यों करने की जरूरत पड़ गई है भैया। अरे आप तो दिल्ली में बैठिए और कहिए कि देखो ये दुनिया, हिंदुस्तान का एक राज्य ये है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब एक बंगाल है। आपके पास कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं। आप फौज उतारेंगे गृह मंत्री की, जेपी नड्डा की, पूरी कैबिनेट आप बंगाल भेज रहे हैं वहां पे तांडव करने के लिए। तांडव किस बात का? मृत्यु का तांडव, नंगा नाच करने का तांडव, अधम राजनीति करने का तांडव, रक्त बहाने का तांडव। ये भाजपा का चेहरा उजागर हो चुका है, जो कि 16 सीटों पे इनके विधायक हैं, 200 टारगेट लेके चल रहे हैं। अरे भैया आप टारगेट पॉइंट नोटेड। नहीं, एक मिनट प्रियंका, दीपक झा समय हो गया आपका। प्रियंका टिपरेवाल जी, आऊंगा, ओपन टू ऑल डिस्कशन में आऊंगा, लेकिन पहले हम सभी को वक्त देने, दर्शक भी समझे, मैं भी समझूं कि हमारे पैनलिस्ट क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त बदलदेव नाथ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं, टीएमसी की बातें रखेंगे। बदलदेव नाथ जी, 222 सीटों पर हैं इस वक्त आप, जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात है। 200 का टारगेट बीजेपी सेट कर रही है। 10 साल का वक्त होने जा रहा है ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में। इस वक्त कैसे करेगी बीजेपी? क्या स्पेस आप ही दे रहे हैं बीजेपी को, जो बीजेपी इतना बड़ा टारगेट सेट कर रही है? प्रणाम करता हूँ और क्योंकि आपका भी इंडिया न्यूज में मैं पहली बार प्रोग्राम कर रहा हूँ और दूसरा नेशनल चैनल बहुत प्रोग्राम मैंने किया है, तो सबको, मैं आपको भी, सबको भी, आपके चैनल के सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल में 200 की टारगेट किया अमित शाह ने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पहले अमित शाह को मैं पूछना चाहता हूँ, पहले 20 सीट तो पहले ले लीजिए, वो 2019 का बात छोड़ दीजिए। 2019 का 18 सीट एमपी सीट मिल गया, लेकिन 2021 जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें आपको 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हो सकता है 40-50 सीट मिल सकता है। कैसे? वो कांग्रेस का जो 5% वोट है और वामफ्रंट का जो 7% दोनों मिला के 50% है। जो एमएलए जो था, विधायक जो था, वो विधायक अभी नहीं है, उसका परसेंटेज, वोट और परसेंटेज कम हो गया, इसलिए उसका जो परसेंटेज है वो परसेंट थोड़ा भाजपा को मिल सकता है। जब मिलेगा तो 40-50 सीट मिल सकता है, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इसके ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी इतना काम किया है। वो आप जो जन्म उसको 5000, तो शमशान में जाएगा 2000 और 707 कार्ड कन्याश्री है, वर्ल्ड से पुरस्कार उनको मिला है और उनको भी पुरस्कार मिला है। और देखिए, जो जब आप लोग आइए देखिएगा, पूरे बंगाल में जो रास्ता है, रास्ता कितना साफ सफाई पूरा क्लियर है, शास्त्रों के पैरामेडिकल हेल्थ, जहां पर चाहिए जितना 47 अस्पताल ममता बनर्जी ने बनाया, और रेशन के बारे में देखिए, हर लोग 100 करोड़ के ऊपर लोग रेशन यहाँ पर मिल रहा है। ममता बनर्जी काम कर रहा है, लेकिन भाजपा ऐसा कर रहा है, पूरा देश में नेशनल चैनल के माध्यम से ऐसा कर रहा है, बंगाल का बदनाम और भाजपा का जो बंगाल के जो कार्यकर्ता है
ये लोग भी बंगाल का बदनाम कर रहा है, लेकिन बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो कल्चर, जो सांस्कृतिक रूप है, जो दिलीप घोष अध्यक्ष है, हर दिन बंगाल में बोलता है इसको मारेगा, उसको मारेगा, इसको शमशान में भेजेगा, हर दिन को जो बोलता है। कैसे वो बोल किया है बंगाल को गुजरात बना दिया, गुजरात अलग राज्य है, और बंगाल अलग राज्य। गुजरात का पॉपुलरिटी 3 करोड़ है, यहाँ का पॉपुलरिटी 10 करोड़ के ऊपर है। कैसे गुजरात बना क्या, इसका हिसाब नहीं, दिमाग में कुछ नहीं चलता है। वो एक लीडर बन गया, वो संसद 2 साल 3 साल का लीडर बन गया, अब जो बन आ रहा है वो पता है। और उसको देखिए, और एक बात देखिए, कल एक कलकत्ता 5 जगह जो जी ठीक है बादल देवनाथ जी ठीक है आपके 2 मिनट पूरे होते हैं। अब समय मैं अब वंदना पांडे जी को दूंगा, और आपने जिन खास बातों की बात कही, आपका कहना है 200 की बात क्या, 20 सीट भी बीजेपी नहीं जीत सकती। खैर, जब हम ओपन टू ऑल डिस्कशन में होंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। काम किया है टीएमसी ने, बंगाल को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लिहाजा बीजेपी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन आपने ये बात भी कही कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है, वो जरूर बीजेपी खींच सकती है इन तमाम कोशिशों से, और उसके चलते कुछ सीटों पर जरूर जा सकती है। वंदना पांडे जी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपने सबको सुना और आपने बीजेपी की उस कोशिश को भी देखा जहां बीजेपी ने अपने लिए टारगेट 200 का सेट किया है। हालांकि अगर बीजेपी की फिलहाल इस वक्त की सीटों की बात की जाए तो 2016 के चुनाव देखें तो केवल 16 सीटें बीजेपी के पास हैं। क्या बीजेपी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपने प्रोजेक्शन दे रही है, या ये सिर्फ एक क्लाउड क्रिएट करने की बात है, एक हवा क्रिएट करने की बात है जिसका फायदा चुनाव प्रचार में उठाया जा सकता है? वंदना जी, एक विश्लेषक के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हर राजनीतिक दल का ये प्रयास होता है कि वो अपने दल की सीटों की संख्या का विस्तार करे, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है और अभी बिहार में भी जिसको सफलता मिली है, तो इन सारी स्थितियों के समीकरण में उसको बंगाल का चुनाव दिख रहा है, और उस संदर्भ में निश्चित रूप से वो अपनी रणनीति वहां तय करेगी, और एक राजनीतिक दल को करना भी चाहिए। उसके दूसरे पक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि वहां पर जो ममता बनर्जी जी का एक लंबा जो उनकी सरकार की लंबी अवधि रही है, उस लंबी अवधि में जिस तरह की बात बंगाल के बारे में कही जा रही थी, नीतीश जी के बारे में, ठीक वही स्थिति ममता बनर्जी जी की भी बंगाल में है। वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है, और वहां एक और जो ममता बनर्जी जी का जो ये सूडो सेक्युलरिज्म है, जो ये कहते उग्र जो कहते हैं ना, ये सेक्युलरिज्म की जो बात करती है, वो उससे भी एक खास तरह का वोटर छिटका है ममता बनर्जी के पास से। और कांग्रेस की जो स्थिति है, क्योंकि अभी कपिल सिब्बल जी ने भी जिस तरह से कहा है कि लोग कहीं भी कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का वो मतदाता जो कि कांग्रेस को कहीं न कहीं विकल्प के रूप में देखा करता था, अब कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से वो समझ रहा है और वो वोटर भाजपा की तरफ जाएगा। इसलिए, और मैं एक प्रोफेशन में रहने की वजह से भी, टीचिंग प्रोफेशन में कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स लोगों से भी बात करती हूँ, तो ये एक असंतोष ममता बनर्जी के शासन को लेकर के एक्सट्रीम जो कहते हैं, एक्सट्रीम सूडो सेक्युलरिज्म जिसको मैं कहूंगी, उसके नाम पर जिस तरह की शासन पद्धति और जो तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, वो उसका फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है और मिलेगा भी। दूसरी बात, भाजपा ने अपनी रणनीति तय की है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों से आशातीत सफलता के आधार पर वो निश्चित रूप से अपनी रणनीति तय करेगा। और क्यों न करे, हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो अपना विस्तार करे। जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट नोट किया। और आपका ये साफ कहना है कि कांग्रेस जिसको उम्मीद के तौर पर देखा जाता था, कहीं बहुत उसका वोटर कंफ्यूज है और वो छिटक सकता है और बीजेपी उसको कैश कर सकती है। और बिहार की जीत के बाद बहुत कुछ हो सकता है, और बिहार की जीत के बाद मिला हुआ जो ताकत है, जो इस बात का जज्बा है कि जीत सकते हैं, बना सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बीजेपी कैश करने की कोशिश करेगी। मैं दीपक झा से इस बारे में सवाल पूछना चाहूंगा आगे, लेकिन अब शुरुआत करता हूं क्योंकि अब ओपन टू ऑल डिस्कशन है। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं शब्दों की मर्यादा में रहकर अपनी बात रखेंगे। शुरुआत में आपसे प्रियंका टिब्रेवाल जी, सीधा सवाल, आखिर बीजेपी बंगाल के लिए इतनी बेचैन क्यों है?
देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ बात बेचैनी और नहीं बेचैनी की नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है और सेंटर में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे होम मिनिस्टर हैं, वह देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है बार बार गुहार लगा रही है कि भाई हमें बचाइए, हमें इस तरह की परिस्थितियों में बचाइए जहां लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, जहां डेमोक्रेसी फेलियर है। यहाँ पर इस तरह की सरकार है जो सिर्फ अपना राज चला रही है, फैसिस्ट सरकार है। वो लोगों की डेमोक्रेसी में जो विश्वास है उसको पूरा चकनाचूर कर दिया। संविधान को नहीं मानते, कोर्ट्स को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, पेड़ों पे फांसियां लटका दी जा रही हैं। भाई ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने तक में नहीं हुआ। हमारी डिमांड क्या है? हम एक वेलफेयर स्टेट चाहते हैं, मगर जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो अभी झा जी कह रहे थे रामराज। तो चलिए, ये श्रद्धा भी आपकी अच्छी है जो कम से कम हम उन लोगों में राम की श्रद्धा क्रिएट कर पा रहे हैं कि आज आप रामराज कहते हैं। हाँ भाई, हमें रामराज ही चाहिए बंगाल में, ताकि शांति से कोई भी जो है दीपक झा जवाब दीजिए। जी, अरे राजीव जी, ये प्रियंका जी को देख के मुझे हंसी आ रही है। ये किस तरह के अहंकारी और किस मद में खोए हुए हैं, किस आवेश में है। लोग कह रहे राम के भक्ति के लिए इनका सर्टिफिकेट चाहिए। अरे राम, कैसी बातें करते हैं? राम की भक्ति के लिए प्रियंका जी सर्टिफिकेट देंगी? अरे प्रियंका जी, फिर तो पूरे देश में आपको खड़े होकर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तुम राम भक्त हो, तुम भगवान के मानते हो, तुम कैसी बातें करती है? मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से आपका अहंकार दिख रहा है। जनता के लिए आप लोग किस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज स्पष्ट हो गया कि आप सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे जनता को, देश को बरगलाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका जी, आपका चेहरा उजागर हो गया। जाके गंगा जी में एक डुबकी लगा के आइए, अपने पाप कम करिए, फिर बंगाल में जाइएगा, क्योंकि आपके इतने कुकर में इतने पाप हैं भाजपा के, आप धोते धोते थक जाएंगी, नहीं खत्म। अरे दीपक झा साहब, दीपक झा साहब, एक मिनट। दीपक झा साहब 23 सीटें हैं। दीपक झा साहब 23 सीटें हैं, 23 सीटें हैं अभी बिहार विधानसभा में। लोकसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति रही पश्चिम बंगाल में? अगर आप बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी रिजेक्ट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। नहीं है, ये क्या बात करेंगे बंगाल के बारे में? राजीव जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सीटों की संख्या के हिसाब से आप देखिए तो हमें रिजेक्ट है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम झूठ नहीं बोलते। हम बात है कि राम के नाम पे मृग मारीचिका नहीं रचते। राम को जिस तरीके से ठगा किसने? सीता जी कहती जाओ देखो सोने का मृग लेके आओ, सोने का मृग। ये तो जनता को सोने का मृग दे रही है, पूरे देश में सोने का मृग दे रही है। अरे भैया, सोने का मृग नहीं हो सकता। जो आप लोग सपने बेच रहे हैं, जो आप लोग व्यापार कर रहे हैं जनता को कि रातों रात पूरा देश में एकदम रामराज छा जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं सुनील चोपड़ा साहब के पास जाऊं, प्रियंका जी एक मिनट, दीपक भाई, प्रियंका जी इससे पहले कि मैं सुनील चोपड़ा साहब के पास जाऊं, एक जवाब दीजिए। क्या बिहार की जीत ने आप लोगों में इतना उत्साह भर दिया है कि आप बंगाल को 200 में जीतने की बात करना शुरू हो गए? क्या केवल बिहार की जीत इसके पीछे है? हम डेवलपमेंट करते हैं। बिहार में हमारा किया हुआ काम, कोरोना के समय पर ऐसी महामारी में भी, और ऐसी जो वहाँ पे बाढ़ और ये सब जो परिस्थितियां थी, वो इतनी कठिन चुनौतियों से भी हमने उनका सामना किया और लोगों ने डेवलपमेंट का साथ किया है, साथ दिया। और दूसरी बात, नहीं, बादल जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। ठीक है प्रियंका जी पूरा वक्त दूंगा आपको, लेकिन प्रियंका जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए जो तर्क गले से उतरे। हाफते एक मिनट, हाफते आप जीते हैं, हाफते आप जीते हैं, ये भी दिख रहा था। शाम तक क्या स्थिति थी ये भी दिख रही थी। सुनील चोपड़ा साहब मेरे पास, सुनील चोपड़ा साहब, ठीक है में आपने 6 इंडस्ट्री कौन सी लगाई, कितने एम्स वहाँ पे खोले, ठीक है सुनील चोपड़ा साहब, ठीक है मैं आप दोनों को कहूंगा। एक मिनट सुनील चोपड़ा साहब से बात करने दीजिए। दीपक झा, सुनील चोपड़ा साहब से बात करनी चाहिए। सुनील चोपड़ा साहब, 2019 का लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल में तो 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, यानी 125 जो
विधानसभाएं थी, एमएलए सीट्स थी, वहां पर बीजेपी ने लीड किया था। अगर 294 टोटल सीटों को देखा जाए तो बीजेपी को वाकई हकीकत में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर वो उन 125 को बनाए रखती है, करीब 23-25 और उसको मेहनत करनी है, तो अगर बीजेपी 200 प्रोजेक्ट करती है तो कहीं बहुत बीजेपी को इस बात का यकीन तो होगा कि बीजेपी आ सकती है, क्योंकि लोकसभा में दिखा चुकी है। सुनील चोपड़ा साहब। यकीन बीजेपी को अपने गवर्नर पे है, पहली बात। यकीन उनको इस पे है कि कुछ अफसर हैं जो मान जाएंगे और बिहार की तरह 1, 2, 3, 24 सीट पे लोगों को कहा कि आप जीत गए हैं, और फिर कहा अब गिनती हो गई, 3 बजे बंद कर दिया गया, और उसके बाद कहा आप हार गए हैं। तो ये जनता मानेगी नहीं। और बीजेपी का इतिहास रहा है बंगाल में, फजलुल हक की सरकार में बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और इतनी बुरी रायट हुई थी कि हावड़ा स्टेशन से मोयरा स्ट्रीट जाते हुए 1 दिन लग गया था। तो मुझे मालूम है कि ये क्या कर सकते हैं, और अगर यही इनका गुजरात का रास्ता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, गुजरात की रायट के 2 दिन पहले मैं गुजरात में था, मैं जूनागढ़ में था, और इन्होंने जो हालत पैदा की हुई थी, सबको लग रहा था रायट होगी। हमने लोगों को कहा ऐसा हो तो सब इकट्ठे हो जाओ, इनको कुछ मत करने दो। और मुझे फक्र है कि जूनागढ़ में जब इन्होंने प्रयास किया मस्जिद को जलाने के लिए, ये फेल हो गए। जनता इकट्ठी हुई और जूनागढ़ में रायट नहीं हुई। आप और मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल की जनता भी वही करेगी। जैसे ज्योति बसु बाहर आए और ज्योति बसु सड़कों पे आए और सिखों का कत्लेआम नहीं होने दिया। चलिए, आप तमाम गड़े मुर्दे या पुराने सिरे उखाड़ रहे हैं, लेकिन आप जो भी बातें कह रहे हैं, ज्योति बसु की आपने बात की, ज्योति दा की बात की, बुद्धदेव दास गुप्ता उसके बाद आए, एक लंबा इतिहास सीपीआई का भी यहां पर रहा है। लेकिन सीपीआई नहीं है, ये इतिहास है। लेकिन अगर सीपीआई भी आज वेस्ट बंगाल से बाहर है तो इसका मतलब सीपीआई तो लड़ेंगे। जी, उन्होंने भी पूरी स्पेस दी, उनकी भी चीजों को वहां के वोटर्स ने नहीं माना, इसलिए आज सीपीआईएम की बुरी हालत है। 24 सीटें हैं कुल मिलाकर, तमाम पार्टियां, सीपीआईएम देख लीजिए, सीपीआईएम देख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक देख लीजिए, जनता चाहेगी सो होगा। चलिए मैं आऊंगा, जनता चाहेगी सो होगा। जो जनता चाहेगी सो होगा। बंगाल की जनता मालिक जी, बंगाल की जनता मालिक है। और लगातार जो दिख रहा है, कई जगह की जनता चाहे मार्जिन से ही सही उन तमाम लोगों को भी किनारे कर रही है। तो क्या इसका मतलब विचारधारा का शून्य पार्टियों में पैदा हो चुका है कि वो अपनी बात वोटर्स तक पहुंचा नहीं पा रही? तय कर लिया है 200 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी कहां पर है वो भी यहां पर ध्यान रखने योग्य है। मैं शुरुआत कर लेता हूं वंदना जी से। वंदना जी, बीजेपी ने 200 सीटों की बात तो कर दी, खैर हर पार्टी का अपना अपना हक है, चुनाव में जाएगी तो कभी जनता के सामने खुद को कमजोर कहकर शुरुआत नहीं करेगी, और उसी तरह से बीजेपी ने भी शुरुआत की है। क्या बीजेपी ये दम इसलिए भर रही है कि बीजेपी अभी तक वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अनटेस्टेड चैलेंजर के रूप में है, जिसका अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है? क्या ये फायदे में है बीजेपी के? जेपी के लोग जो है ना, वो बिहार की क्षमा कीजिएगा, बंगाल में बहुत लंबे समय से और बड़ी ही सुदृढ़ रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लगातार अमित शाह जी का भी, जेपी नड्डा जी का भी और कई लोगों का भी उसमें उनकी जो कहते हैं कि ये चुनावी रणनीति उनके बहुत लंबे समय से चल रही है। इसी से ममता बनर्जी जी भी बहुत ही कभी कभी व्यग्र और कहते हैं व्याकुल सी हो जाती कि उनको ये बात का अंदाजा हो रहा है कि भाजपा बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेटेजी के साथ अंदर काम कर रही है। रही बात, देखिए कांग्रेस को तो पता था कि हार रही है कांग्रेस, वहां पर तीसरी और चौथे लेवल की भी पार्टी ने, फिर भी बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटें लिया, आई कितने पर? 19 पर भी। तो हर राजनीतिक दल का ये प्रयास होता है, जैसा कि आपने कहा, कि वो कम से कम चुनाव में क्या अनटेस्टेड चैलेंजर होना बीजेपी के हक में जाएगा? इससे पहले कि मैं बादल देवनाथ जी के पास जाऊं, क्या अनटेस्टेड चैलेंजर होना बीजेपी के हक में जाएगा? जी,
क्या अभी तक बीजेपी को वेस्ट बंगाल में टेस्ट नहीं किया गया है गवर्नमेंट चलाने के नाते? क्या वो उसके हक में जाएगा इन आने वाले चुनाव में? हाँ, मेरा अपना ये आकलन है कि इस बार बहुत जबरदस्त परिवर्तन दिख रहा है। चलिए ठीक है, पॉइंट नोटेड। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ साहब, बीजेपी, और जैसा कि अभी मैं एक्सपर्ट वंदना पांडे जी से भी पूछ रहा था, अब तक जो स्थिति रही है, ममता दीदी परिवर्तन की लहर लेकर आई थी, उन्होंने परिवर्तन पर बहुत जोर दिया था और बंगाल में एक परिवर्तन करके दिखा भी दिया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और उसमें एमएलए की जितनी सीट्स, यानी 125 सीट्स, 125 पर बीजेपी लीड कर गई थी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो स्पेस टीएमसी क्रिएट कर रही है वोटर्स के बीच में, उसे कब्जा करके अनटेस्टेड चैलेंजर के तौर पर चुनावों में सक्सेस पा सकती है, 200 के नजदीक आ सकती है? सवाल से मैं सहमत हूँ। 2019 में जो हुआ था, वहां पर जो दार्जिलिंग का जो मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर, और वहां पर जो नॉर्थ बंगाल में जितना सीट है, 8 सीट में 7 सीट वहां पर मिल गए थे। लेकिन वहां पर इतना काम ममता बनर्जी किया है, और पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, इंडिया न्यूज से वर्ल्ड के हर जगह से ममता बनर्जी को पुरस्कार मिलता है। और इंडियन गवर्नमेंट भी पंचायत के बारे में, घर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर चीज के बाद सर्टिफिकेट इंडिया गवर्नमेंट भी दे रहा है। लेकिन एक बार जो 2019 जो बात हो गया, एक साइड से उसका वोट मिला और लेकिन 2019 से 2021 अलग है, और टेस्टिंग विधानसभा में नहीं हुआ। तो अलग से 1-2 से कांग्रेस से भाजपा में विधायक आ रहा है, लेकिन ठीक है। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। वो लोग 2 मिनट से बोल रहे हैं पुनर्बंगा बनाऊंगा। मैं भाजपा को मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी चैलेंज से पूछना चाहता हूँ, एक राज्य बता दीजिए, 20 राज्यों पे उन्होंने 16 राज्य सैनिक राज्य बनाया है, और एक भी राज्य ना राजस्थान, ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक, कुछ भी एक भी राज्य स्वर्णिम राज्य नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर आके बोलता ठीक है। प्रियंका टिब्रेवाल जी 2019 से 2021 अलग है, टीएमसी के बादल देवनाथ का कहना है। और एक राज्य आप बताइए जहां पर आपने वाकई विकास को विकास के पैमाने पर किया हो। भाई, हमने तो बोला ही, आज ही हमने इनको बताया कि गुजरात के मॉडल पर जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वही हम बंगाल के लिए लाएंगे। अब अगर ये मुझसे आंकड़े पूछ रहे तो मैं आंकड़े भी बता सकती हूँ, सारी बातें बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले इनको एक मशवरा है। इनको मशवरा ये है कि देखिए, बीजेपी तो एक नेशनल पार्टी है, वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन मशवरा सर आपको ये है फिलहाल कि आपके परिवार के जो लोग हैं, जो रिबेलियन हो गए हैं, जो कि साथ ये कह रहे हैं कि टीएमसी की जो नीतियां हैं उनके साथ वो चलेंगे नहीं और रहना नहीं चाहते। पहले परिवार को संभालिए सर, जिनके घर शीशों के होते हैं और दूसरों को अपने परिवार के लोगों को समझा लिए। कैंडिडेट रहेंगे तब ना इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा कर पाइएगा। तो 200 सीट पे बीजेपी के पास आएंगी, बीजेपी ऐसे जीतेगा। आपके पास लोग नहीं, लोग आपकी पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि दीदी जो अभिषेक बनर्जी को सामने मुंह रखती है, क्योंकि लोगों को सामने रखती है, जो कैमरे पे बोलते हैं कि हमने चोरियां की हैं, अब और चोरियां करेंगे, हमने कट में नहीं खाया है, हम और कट में नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों को बंगाल की जनता ने अब स्वीकार करने से मना कर दिया है। अरे डेवलपमेंट बात करती है, गरीबों के लिए गरीब रोजगार योजना की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं गुजरात में, ग्रांट ऑफ करोड़ों में। टिब्रेवाल जी, बादल देवनाथ साहब, इस बात को स्वीकार तो करना ही होगा ना। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा कि जो स्पेस टीएमसी क्रिएट कर रही है, बीजेपी उसे भर रही है। इस बात को तो मानना होगा आपको। खैर, दीपक झा मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। दीपक झा, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम मेहमान यही कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी गेम में नहीं है। और मैं इस बात को इस तरह से रखूंगा, जब बड़े राज्यों की बात होती है, उत्तर प्रदेश बीजेपी समाजवादी पार्टी, बिहार बीजेपी आरजेडी, अब बंगाल जाते हैं तो बीजेपी टीएमसी, और जिन राज्यों में जाएंगे कांग्रेस की बात क्यों नहीं हो रही इन बड़े राज्यों में? और कांग्रेस की बात जहां हो रही है, मध्य प्रदेश, वहां आप उपचुनाव में बुरी तरह से हारते भी हैं।
बंगाल में बीजेपी के दावे को आप कैसे सतही बोलेंगे? राजीव जी, पिछले 3 सालों में अगर आंकड़ों में देखेंगे तो भाजपा ने बहुत सारी सरकारें अपनी गंवाई हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। हरियाणा में अभी भी सरकार है तो खुशी नहीं हो सकते। मैं प्रियंका जी के लिए सुने, अरे हरियाणा में सरकार है, किस तरह से बनाया वो आपको दिखाया है ना। दुष्यंत चौटाला के बापू को जेल से छुड़वा के लाए हैं रातों रात। एक तो सब दुनिया जानती है ना, इनका साल चरित्र सब जानता है। मैं आपको बताता हूँ, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। भाजपा की जो महिला प्रवक्ता बैठी हैं, मैं इनको सम्मान बोलूंगा कि इनका जो चेहरा है ना, मैं इनकी कॉन्फिडेंस का, विश्वास का दाद देता हूं कि इतने काले कुकर में भाजपा ने किए हैं और चेहरा चैनल पे आके यहाँ कॉन्फिडेंस से भाजपा को बोलती है। नहीं, भाजपा के लिए प्रियंका जी, पूरे देश में महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, कोरोना के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। प्रियंका जी, उन्होंने दीपक झा बातों को क्लियर करने दीजिए। प्रियंका जी, पहले तो उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस की बात कही थी, और दूसरा दीपक झा जी, मैं वही कह रहा हूं, शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करें, उससे गलत भावना नहीं जानी चाहिए। सुनिए, ठीक है, नहीं, मैंने कहा कि भाजपा को सारे कुकर में अभी सुनील चोपड़ा साहब, सुनील चोपड़ा, ठीक है, भाषा की मर्यादा। सुनील चोपड़ा साहब, बीजेपी तय बहुत बड़ा गोल कर रही है, और शायद कहीं बहुत बिहार का जो रिजल्ट आया है उसके बाद उसकी इस जज्बे में, इस ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन बंगाल में जो पिछला इतिहास देखा जाए, चाहे 2019 के उपचुनाव देख लिए जाए, बीजेपी वहां पर हारी है। और अगर आज बीजेपी ये कह रही है कि 200 पर जाएगी, तो वो कौन से फैक्टर आपको लगते हैं जो बीजेपी को समझ में आ रहे हैं कि टीएमसी उनको छोड़ रही है और बीजेपी वोटर्स के बीच में उन्हें भरकर यह प्रोजेक्शन दे रही है? उनको कुछ नहीं मिल रहा, ये आप समझ लो। आपने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने कैसे खोई। 2 आदमियों को शपथ दिला दी कोश्यारी ने, गवर्नर। मैंने कहा था गवर्नर इस्तेमाल हो सकता है, तो एक विश्वास है गवर्नर पे। तो जैसे कोश्यारी ने किया, वो ज्यादा से ज्यादा उनसे शपथ दिलवा देगा, दूसरे दिन सब भाग गए तो सरकार गिर जाएगी। चलिए ठीक है सर, आपका कहना है कि बीजेपी तमाम चीजों का यहां पर इस्तेमाल कर सकती है, बीजेपी बहुत कुछ ऐसा कर सकती है, लेकिन कई बहुत चीजें लेफ्ट के लिए भी सोचने वाली हैं। अगर बीजेपी आज दम भर रही है तो 2019 का चुनाव बीजेपी के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या दीपक झा कह रहे थे, वो सबूत दीपक झा रखा हुआ है। 2019 का चुनाव 18 सीटों पर बीजेपी कब्जा करती है। अगर टीएमसी के परिवर्तन के बीच में जाकर कब्जा करती है तो कहीं बहुत एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। आखिरी कमेंट वंदना जी से लूं और फिर मेरे पास समय नहीं। वंदना जी, छोटा सा कमेंट, क्या जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में वोटर्स को अपने हक में किया, वो परिवर्तन परिदृश्य बंगाल में चेंज कर सकती है? एक लास्ट कमेंट आपसे। जी बिल्कुल कर सकती है। और मैं एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। भारतीय राजनीति की इतनी बड़ी विडंबना है विपक्ष को लेकर के कि विपक्ष जब किसी भी जगह हारता है तो अपना आत्मचिंतन करने के बजाय सत्ता पक्ष पर प्रहार करने लगता है। चलिए, इस आत्मचिंतन की जरूरत सबको है। आप आत्मचिंतन की बात कर रही थी, इसके बीजेपी को भी आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जब दम भरती है तो हरियाणा जैसा हाल क्यों होता है, दम भरती है तो बिहार में क्यों उसकी प्रोजेक्शन से कम हो जाती है सीटें। और आत्मचिंतन की जरूरत बंगाल में भी तमाम दलों को है, जहां पर बीजेपी ये कहकर जा रही है कि इस बार तो 200 के पार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।